Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study components of EIA. जब भी कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बनता है, जैसे एक मैसिव डैम या कोई नया एक्सप्रेसवे, उसका सीधा और डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट और आम लोगों पर पड़ता है। इस इम्पैक्ट को पहले से समझने और कंट्रोल करने के लिए हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA कंडक्ट करते हैं। लेकिन इस इतनी बड़ी बल्कि रिपोर्ट के अंदर आखिर होता क्या है? एक एक्सपर्ट ग्राउंड पर जाकर किन किन बातों का डीप एनालिसिस करता है। आज हम इन्हीं कोर कंपोनेंट्स को डीपली डिकोड करेंगे। अब सबसे बेसिक सवाल जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि क्या हर प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंटल डेटा कलेक्शन एक ही स्पीड से होता है? जस्ट इमेजिन, देश को तेजी से डेवलपमेंट चाहिए और एक मेगा प्रोजेक्ट क्लियरेंस के लिए रुका हुआ है। क्या वो प्रोजेक्ट क्लियरेंस के लिए पूरे एक साल तक सिर्फ डेटा कलेक्ट होने का वेट कर सकता है, या फिर इस स्ट्रिक्ट सिस्टम में कोई फास्ट ट्रैक तरीका भी अवेलेबल है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस फंडामेंटल लॉजिक। यहां दो टर्म्स निकल कर आते हैं, रैपिड EIA और कॉम्प्रिहेंसिव EIA। इन दोनों में जो कोर डिफरेंस है ना, वो इनके टाइम स्केल का है। रैपिड EIA एक स्पीडियर अप्रेजल प्रोसेस है। इसमें टाइम बचाने के लिए सिर्फ एक सीजन का डेटा कलेक्ट किया जाता है, और बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि मॉनसून सीजन को इसमें स्ट्रिक्टली एक्सक्लूड करते हैं। लेकिन रैपिड EIA तभी एक्सेप्टेबल होती है जब इससे डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। वहीं दूसरी तरफ कॉम्प्रिहेंसिव EIA में पूरे 4 सीजन्स का एग्जॉस्टिव डेटा लिया जाता है। टेक्निकली देखें तो फर्स्ट इंस्टेंस में कॉम्प्रिहेंसिव EIA सबमिट करना ही ज्यादा एफिशिएंट अप्रोच माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इन रिपोर्ट्स के अंदर एक्चुअल एनवायरनमेंट को मेजर कैसे किया जाता है। EIA का सबसे पहला और फाउंडेशनल पिलर है फिजिकल एनवायरनमेंट। इसके 3 मेन सब कंपोनेंट्स होते हैं, एयर, नॉइज और वाटर। ये वो फिजिकल एलिमेंट्स हैं जो किसी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से सबसे पहले और सबसे डायरेक्ट तरीके से पल्यूट होते हैं। लेट्स डिकोड द एयर एनवायरनमेंट पैरामीटर्स फर्स्ट। जब एनवायरमेंटल एक्सपर्ट साइट पर जाते हैं तो हवा में पोल्यूशन नापने से पहले वो एक स्क्रीनिंग मॉडल के जरिए इंपैक्ट जोन डिटरमाइन करते हैं। ये जोन जनरली प्रपोज्ड प्रोजेक्ट साइट की पेरिफेरी से 7 से 10 किलोमीटर के रेडियस का होता है। फिर वहां की साइट स्पेसिफिक मीटियोरोलॉजी डीपली स्टडी की जाती है, जैसे विंड स्पीड क्या है, ह्यूमिडिटी कितनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल लैप्स रेट कैसा है। इसके बाद प्रोजेक्ट से निकलने वाले फ्यूजिटिव एमिशंस, यानी जो धुआं डायरेक्टली चिमनी से नहीं बल्कि लीक से निकलता है, और व्हीकलर ट्रैफिक एमिशंस का एक्यूरेट एस्टिमेशन लगाया जाता है। ये क्लियरली दर्शाता है कि हम सिर्फ आज का स्टेटस नहीं देख रहे, बल्कि एडवांस्ड एयर क्वालिटी मॉडल्स का यूज करके कल होने वाले चेंजेस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि जो पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगाए जाएंगे वो एडिक्वेटली परफॉर्म करेंगे या नहीं। एयर के बाद आती है शोर यानी नॉइस एनवायरनमेंट की बारी। इसमें पहले इंपैक्ट जोन के प्रेजेंट नॉइस लेवल्स मॉनिटर किए जाते हैं, यह समझने के लिए कि आज वहां कितनी शांति है। लेकिन द क्रूशियल पॉइंट हियर इज फ्यूचर नॉइस लेवल्स की एडवांस प्रिडिक्शन करनी होती है। किसी भी प्रोजेक्ट के आने का सीधा सा मतलब है हैवी मशीनरी का चलना और वेहिकुलर मूवमेंट में एक्सट्रीम इंक्रीज होना। उस वेहिकुलर मूवमेंट से आने वाले शोर का आसपास के सराउंडिंग एनवायरनमेंट पर क्या लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा, और उस शोर को कंट्रोल करने के लिए क्या सॉलिड मिटिगेशन रिकमेंडेशंस लेने होंगे, ये सब यहां थॉरली डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फिजिकल कंपोनेंट है वाटर एनवायरनमेंट। यहां एक्सपर्ट्स इंपैक्ट जोन के अंदर मौजूद एग्जिस्टिंग ग्राउंड और सरफेस वाटर रिसोर्सेज की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को केयरफुली स्टडी करते हैं। प्रोजेक्ट से जो वेस्ट वाटर निकलने वाला है, स्पेशली टॉक्सिक ऑर्गेनिक एफ्लुएंट्स, उनका डीपली कैरेक्टराइजेशन होता है। अब इस स्टेप का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है मैथमेटिकल और सिमुलेशन मॉडल्स का यूज। इन कॉम्प्लेक्स मॉडल से टेक्निकली प्रिडिक्ट किया जाता है कि जब टॉक्सिक एफ्लुएंट्स किसी रिसीविंग वाटर बॉडी में जाएंगे तो उसकी वाटर क्वालिटी पर क्या डिजास्टर्स असर पड़ेगा। और लास्ट में उस प्रोजेक्ट के अंदर वाटर रिसाइकलिंग और रीयूज की फिजिबिलिटी का क्या प्लान है, ये क्लियरली प्रूफ करना पड़ता है। सो फिजिकल एनवायरनमेंट्स, हवा, पानी और शोर, ये सब बदल गए। इनकी मैथमेटिकल मॉडलिंग भी प्रॉपरली हो गई। लेकिन यहां एक बड़ा लॉजिकल सवाल बनता है, जब किसी जगह का पानी टॉक्सिक हो रहा है और हवा में लैप्स रेट बदल रहा है, तो वहां के लिविंग इकोसिस्टम्स का क्या होगा? जो बेजुबान जानवर और पेड़ पौधे उस पूरे सिस्टम पर डिपेंडेंट है, उन पर इसका क्या फेटल असर पड़ेगा? इस पॉइंट पर हम आते हैं EIA के सेकंड मेजर पिलर पर, लिविंग एनवायरनमेंट्स, जिसमें हम बायोलॉजिकल और लैंड एस्पेक्ट्स को डीपली स्टडी करते हैं। ये वो अर्थ और लाइफ फॉर्म्स हैं जिनके बिना इकोसिस्टम का साइकिल चल ही नहीं सकता। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट सेक्शन में सबसे पहले फ्लोरा और फोना का एक प्रॉपर सीजन और ड्यूरेशन के आधार पर रिगरस सर्वे किया जाता है। गैशियस एमिशंस और पानी में मिलने वाले एफ्लुएंट से वहां की टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक लाइफ को क्या पोटेंशियल डैमेज होगा, इसकी पूरी डिटेल असेसमेंट की जाती है।
एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस स्टडी में कमर्शियल फिशिंग पर होने वाला इम्पैक्ट भी शार्पली मेजर किया जाता है, क्योंकि फिजिकल ऑल्टरेशंस सीधा मछलियों की आबादी को खत्म कर सकते हैं, जिससे इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों हिट होती हैं। इन शॉर्ट, इम्पैक्ट जोन के अंदर जनरेट होने वाले सारे बायोलॉजिकल स्ट्रेसेस की एडवांस प्रिडिक्शन करना इस सेक्शन का एक वाइटल हिस्सा है। लेट्स मूव टू दी लैंड एनवायरनमेंट। जमीन ही वो आधार है जिस पर प्रोजेक्ट खड़ा होगा, राइट? तो वहां की सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, टोपोग्राफी और नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न्स का डीप एनालिसिस किया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये चेक करना होता है कि जो एफ्लुएंट हमने ट्रीट किया है, क्या उसका लैंड पर कोई पोटेंशियल यूटिलिटी हो सकता है, और उसके साथ ही प्रोजेक्ट से जो भारी मात्रा में सॉलिड वेस्ट जनरेट होगा उसका कैरेक्टराइजेशन करके एनवायरमेंटली कंपैटिबल डिस्पोजल ऑप्शंस कैसे प्लान होंगे, ये क्लियरली लेआउट करना बहुत जरूरी है। अब तक इस लेक्चर में हमने नेचर, जमीन, जानवर और फिजिकल एलिमेंट्स की टेक्निकल डिटेल्स देखी, बट वेट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगता तो इंसानों के लिए ही है ना? तो इस पूरे मैसिव कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन का वहां रहने वाली लोकल ह्यूमन पॉपुलेशन पर आखिर क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट होता है? चलिए देखते हैं ईआईए का तीसरा और सबसे ह्यूमन सेंट्रिक पिलर, सोशियो इकोनॉमिक और हेल्थ एनवायरनमेंट। एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट वहां की इकोनॉमी तो शायद बूस्ट कर दे, लेकिन उसके साथ साथ सोसाइटी का स्ट्रक्चर और लोगों की हेल्थ बिल्कुल बदल कर रख देता है। यहां सिर्फ डेमोग्राफिक डेटा नहीं लिया जा रहा, बल्कि एपिडेमियोलॉजिकल डेटा भी स्ट्रिक्टली कलेक्ट किया जाता है। यानी पहले से उस एरिया में फ्लोरोसिस, मलेरिया, फिलेरिया या मैल न्यूट्रिशन जैसी एंडेमिक डिजीजेस कितनी है। फिर प्रोजेक्ट आने के बाद ट्रैफिक कंजेशन से जो मोबिलिटी रेट्स बढ़ेंगे, उनका सॉलिड प्रोजेक्शन होता है। वहां के किसी हिस्टोरिकल, कल्चरल या आर्कियोलॉजिकल साइट पर असर तो नहीं पड़ेगा, यह भी केयरफुली नोट किया जाता है। और सबसे सेंसिटिव मुद्दा, अगर प्रोजेक्ट किसी स्केड्यूल्ड एरिया में लग रहा है तो वहां से डिस्प्लेस होने वाले लोगों की प्रॉपर और ह्यूमेन रिहैबिलिटेशन कैसे होगी, इस पर स्पेशल एम्फोसिस दिया जाता है। इसके बाद आता है चौथा और सबसे टेक्निकल सेफ्टी एस्पेक्ट, रिस्क असेसमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट। अब मान लीजिए नॉर्मल ऑपरेशन की सारी प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन क्या होगा अगर एक रात अचानक प्लांट में ब्लास्ट हो जाए? इस क्रिटिकल स्टेज पर हम हवाई बातें नहीं कर सकते। वी यूज सीरियस टेक्निकल टूल्स ताकि फ्यूचर इमरजेंसीज के लिए प्रैक्टिकली प्रिपेयर्ड रहा जा सके। रिस्क असेसमेंट स्टार्ट होता है हैजार्ड इंडिसेस और इन्वेंट्री एनालिसिस के साथ। अगर कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट है तो डैम ब्रेक प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये एग्जैक्टली कैलकुलेट होता है। इंडस्ट्री के लिए एक बहुत फेमस टर्म यूज होता है, हैजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडीज, जिसे शॉर्ट में हैजॉप कहते हैं। अगर प्लांट के अंदर आग लग जाए, एक्सप्लोजन हो जाए या कोई हैजार्डस केमिकल रिलीज हो जाए तो उसका ग्राउंड लेवल पर कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस क्या होगा, ये मेटिक्यूलसली रिकॉर्ड किया जाता है। इसी सेफ्टी एनालिसिस के अंदर एक बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, एमसीए, यानी मैक्सिमम क्रेडिबल एक्सीडेंट एनालिसिस। सिंपल इंग्लिश में समझें तो ये एक ऐसी सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन है जिसमें एक्सपर्ट्स ये पता लगाते हैं कि एक प्रोजेक्ट में रियलिस्टिकली सबसे खतरनाक, मोस्ट सिवियर हैजरस सिनेरियो क्या हो सकता है। इन एक्सीडेंट्स की लीगली एडवांस में पहचान कर ली जाती है ताकि डिजास्टर होने पर ऑन साइट और ऑफ साइट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तुरंत बिना किसी डिले के एक्शन में लाया जा सके। सो पोल्यूशन प्रिडिक्ट कर लिया, डिस्प्लेसमेंट मैप कर लिया, डिजीजेस का डेटा ले लिया और यहां तक कि एक्सप्लोजन्स का वर्स्ट केस सिनेरियो भी डिजाइन हो गया। लेकिन अब एक बिल्कुल प्रैक्टिकल और फाइनल सवाल यहां बनता है, जब ये सारे हजारों इंपैक्ट्स आइडेंटिफाई हो गए तो आखिर ग्राउंड पर हम इन्हें फिक्स कैसे करेंगे? रिपोर्ट बनाना तो ठीक है, पर एक्चुअल सोल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिएट होता है ईएमपी, यानी एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। ये वो अल्टीमेट फ्रेमवर्क है जो इस पूरे ईआईए को पेपर से निकालकर प्रैक्टिकल रियलिटी में लाता है। इसके 3 मेन स्टेप होते हैं। पहला, मिटिगेशन मेजर्स। हर एनवायरमेंट कंपोनेंट के लिए क्लियर प्रिवेंशन, कंट्रोल और रिहैबिलिटेशन प्लान देना। दूसरा, मॉनिटरिंग स्कीम। यह इंश्योर करना कि जो पेपर पर प्रॉमिसेस किए गए हैं उनका ग्राउंड पर लगातार कंप्लायंस हो रहा है या नहीं। और तीसरा और सबसे जरूरी, इंप्लीमेंटेशन प्लान, यानी इन सारे मेजर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए एक्यूरेट टाइम शेड्यूल क्या होगा और फाइनेंशियल रिसोर्स एलोकेशन कहां से आएगा, ये एग्जैक्ट डिटेल में क्लियरली आउटलाइन किया जाता है। तो ये थे ईआईए के सभी एसेंशियल कंपोनेंट्स। हमने देखा कि कैसे नेचर से लेकर इंसान तक हर एक चीज डीपली असेस की जाती है। लेकिन इस मैसिव टेक्निकल प्रोसेस को समझने के बाद एक प्रोवोकेटिव थॉट दिमाग में रह जाता है। एक तरफ देश को रैपिड डेवलपमेंट की भूख है और दूसरी तरफ है आने वाली जनरेशन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। क्या ये दोनों फोर्सेस कभी परफेक्टली एक दूसरे को बैलेंस कर सकती हैं? ये एक ऐसा एनालिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है जिसे एज फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स हम सबको डीपली सोचना चाहिए।
If you found this lecture helpful, like, share, and subscribe to the channel.